हाय गाइस, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 के 3rd लेक्चर की। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। चलो देखो, विद्युत बल रेखाएं, सभी एडिंग डालेंगे। विद्युत बल रेखाएं, देखो इसको पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नोट उस पथ का अनुसरण करे उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। सीधी बात यह है कि जैसे कोई भी यहाँ पर आवेश है तो इससे निकलने वाली किरणें, H प्लस आवेश है तो इस प्रकार किरणें निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, और माइनस होगा तो इस पर ऐसे आएंगी वापस। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक यानी हम मान सकते हैं वास्तविक नहीं है। हम मान सकते हैं निष्कोण वक्र, ऐसा वक्र यानी कि जो क्यू नोट है ना परीक्षण आवेश, वो इसके जो निकलते हैं ना पथ उसका अनुसरण करे, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चलो नेक्स्ट। अब विद्युत बल रेखाओं के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। जो विद्युत हमारे पास बल रेखाएं हैं उसे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक इसका मतलब रियल नहीं होती, अर्थात हम इमेज करते हैं कि ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक सतत वक्र का निर्माण करती हैं। कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं, अर्थात सतत वक्र यानी कंटिन्यूअस, अर्थात ब्रेक नहीं होगा वक्र। क्या नहीं होगा? ब्रेक नहीं होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस वक्र होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए विद्युत बल रेखाएं खुले सतत वक्र का निर्माण करती हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं धनावेश, जैसे ये धनावेश है तो इससे निकलेंगी, और ऋणावेशित आवेश ये है इसमें प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात प्रवेश करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे, अर्थात ऋणावेश पर समाप्त होती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है सतत खुले वक्र का, यानी कि जो वक्र होगा ये सतत होगा, ऐसे नहीं है बीच में से जैसे यहाँ से निकली और ये ब्रेक होगा यहाँ पर ऋणावेश में मिल गया, ऐसे नहीं होंगे, अर्थात लगातार होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत ही निकलती हैं तथा पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो हमारे पास पृष्ठ होती है, जैसे उसके परपेंडिकुलर ही निकलती है और परपेंडिकुलर ही प्रवेश करती है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, हम जानते हैं। अब इसके बाद में विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर, जैसे विद्युत बल रेखा ये कोई पॉजिटिव आवेश है और ये ऐसे निकल रही है, तो इसके जो लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा है ना, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। देखो आगे हम और जानेंगे इसे। स्पर्श कर रही है वो क्या करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। इसके बाद में दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती, कि जैसे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इस प्रकार काटती नहीं है। उसका भी रीजन है क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक साथ संभव नहीं होती है। जैसे विद्युत बल रेखाएं का कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि काटने के बाद, अगले पॉइंट में देखो आ रहा है, क्योंकि काटने के बाद है ना उसकी जो स्पर्श रेखा है ना एक बिंदु पर दो संभव नहीं है, ये इस कारण होता है। जैसे देखो, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र
तीव्रता अधिक और जिन पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये तो सिंपल पॉइंट है कि जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी यानी विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होंगी। जैसे इसके बाद 7 पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है, सर्वप्रथम तो इसको समझेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिस पर हर पॉइंट पर विभव का मान समान हो उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। अब आगे चलेंगे। अब हम विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन, विद्युत जो बल रेखाएं हैं जो प्लस से निकल रही हैं और माइनस पर आ रही हैं, उनको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सर्वप्रथम पॉइंट डालेंगे, एकल विलगित आवेश के कारण, एकल का मतलब एक आवेश के कारण किस प्रकार इसे प्रदर्शित करेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक है, और नेगेटिव पर अंदर आएंगी। जैसे प्लस आवेश है तो ये विद्युत बल रेखा है, देखो ये सभी क्या है, बाहर की तरफ है, डिनोट कर रखा है, जो भी सारा ये बाहर की तरफ है जो भी, ठीक है। इसी प्रकार ये माइनस आवेश है तो इस पर विद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही है, देखो सभी अंदर आ रही हैं, ये देखो सभी। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं। जैसे ये धन आवेश अर्थात 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, ये ऋण आवेश के कारण और ये धन आवेश के कारण। ओके, दूसरा पॉइंट करते हैं, युग्म आवेश के कारण। युग्म का मतलब है जोड़ा, अर्थात दो आवेश हों तो किस प्रकार यानी विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। एकल के कारण हमने ऊपर ये पॉइंट कर लिया है, अभी धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। अब हम बात करते हैं युग्म आवेश के कारण, यानी दो आवेश के कारण। देखो पहला पॉइंट लेंगे, जब दो आवेश परिणाम व प्रकृति में समान हो, परिणाम यानी मैग्नीट्यूड तो समान हो उसका और उसकी प्रकृति भी समान हो, तो उसमें क्या होगा देखिए। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। देखो ये इस प्रकार जा रही है, ये इस प्रकार जा रही है, ये इस प्रकार जा रही है, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी समान है ना, तो सेम प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में है, जब दोनों आवेशों का परिमाण व भिन्न भिन्न व प्रकृति समान हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब दो हमारे पास चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, और प्रकृति उसकी समान है, यानी नेचर उसका इक्वल है, तो उसमें क्या होगा देखो। जैसे परिमाण इसका ज़्यादा है, परिमाण मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, ये थोड़ा कम करेगा। तो देखो ये विद्युत बल रेखाएं इसकी ज़्यादा लंबी हैं और इसकी भी थोड़ी ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, और इसकी ऐसे थोड़ा कम है मैग्नीट्यूड तो ये कम निकल रही है, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये Q1 आवेश, ये Q2 मान सकते हैं हम, ठीक है, यानी Q1 आवेश ज़्यादा है Q2 से, ये इस प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जब दोनों आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में भिन्न हो। जब मैग्नीट्यूड तो इसका इक्वल हो और प्रकृति में भिन्न भिन्न हो, तब क्या प्रोसेस होगा देखो। जैसे हमारे पास ये हमारे पास जैसे परिमाण इसका प्लस आवेश, ये है माइनस, परिमाण समान है दोनों का सेम, तो विद्युत बल रेखा यहाँ से तो निकलेंगी, जैसे यहाँ से तो निकल गई और यहाँ पर प्रवेश हो जाएंगी नेगेटिव में, तमाम ये सारी इस प्रकार हो जाएंगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट आते हैं, देखो इसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये मोस्ट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाएं
यदि एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर हो तो इसे समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समान हो, ठीक है, और समानांतर हो तो उसे समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके विपरीत यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो पर समान दूरी पर ना हो, या एक दूसरे के समांतर नहीं हो या समान दूरी पर भी नहीं हो, तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान होगी ना, तो उसे तो कहते हैं समान विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? समान विद्युत क्षेत्र। और यदि एक दूसरे के समानांतर नहीं हो और समान दूरी पर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक दैट इज क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब एक प्लस एक माइनस, या प्लस प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है, परिमाण में तो समान चलेंगे लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। जैसे हेडिंग डाल लेंगे सभी। विद्युत द्विध्रुव, दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनका परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो, जिनका परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो तथा दोनों के बीच की दूरी अलग हो, यानी दोनों के जो प्लस और माइनस के बीच में जो दूरी होगी ना, वो कम होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे अब इसके बीच में जो विद्युत द्विध्रुव की जो प्रभावकारी लंबाई है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई या अल्पांश लंबाई। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। जैसे एक तो परिमाण में तो ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन नेचर प्रकृति दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये दूरी होगी ना, इसे क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो सर, विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, उसकी प्रभावकारी लंबाई पढ़ ली। अब सीक्वेंस से चलेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसे पी नोट से सर्वप्रथम डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी हमें कभी भी डेफिनेशन रटनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मैथमेटिकल रूप है, ये हमें याद करना है और इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन किस प्रकार बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिणाम क्यों हो गया? ठीक है, तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल। प्रभावकारी लंबाई क्या होगी? 2a वेक्टर। दोनों का क्या होगा? गुणनफल डॉट। कोई क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके मात्रक वगैरह की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, SI इंटरनेशनल मार्क। ठीक है, इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? कूलाम का क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, और मीटर एचटी जाए, ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, इसके बाद में मात्रक ये हो गया SI पद्धति में या एमकेएस पद्धति में। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भीमा डायमेंशन इसकी निकालेंगे तो एम की वैल्यू 0 n किलोग्राम यहाँ पर है नहीं, तो इसका 0 ले लेंगे। एल यहाँ पर मीटर 1 है वैल्यू, तो 1 ले लेंगे। टी सेकेंड 1 है तो 1 ले लेंगे। एम्पियर की वैल्यू 1 है तो 1 ले लेंगे। ये इसकी भीमा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है।
यानी वेक्टर राशि है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसकी दिशा होती है किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, इसका एक मात्रक और होता है, क्या होता है? डिबाई। डिबाई की वैल्यू 1 डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। ये याद करनी है, काम आ सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके दो एप्लीकेशन या पॉइंट पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो पॉइंट अभी करेंगे। चलो पहले हेडिंग डालेंगे, सभी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो साथ के साथ नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में एक काम कर लीजिए। चलो चलते हैं। माना कोई विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश क्रम से एक तो प्लस एक माइनस q तथा प्रभावकारी लंबाई 2a है। ठीक है, इसकी अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की P बिंदु पर हमें गणना करनी है, ये इसकी थ्योरी लिखनी है। या मैं डायग्राम समझा देता हूँ ये, उसके बाद थ्योरी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आवेश है Q, एक आवेश है -Q, दोनों का बीच पॉइंट है 0। ठीक है, या वो कह सकते हैं O से A के बीच की दूरी है A, और यहाँ से होरिजन ले सकते हैं, ये यहाँ से इसके बीच की दूरी है B। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P बिंदु पर, P बिंदु पर कोई पॉइंट है, उसकी यहाँ से O से O भी मान सकते हैं 0, कोई भी पॉइंट हम डिनोट कर सकते हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ से इसकी दूरी लेंगे तो ये R है, जैसे यहाँ तक, ये यहाँ तक ले लेंगे इसको, ये थोड़ा दर्शाए यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, R दूरी है। इसके बाद में -Q यानी B पॉइंट से और Q पॉइंट के दूरी, यानी R तो ये है और A दूरी ये है, तो R में से A घटाने पर ये शेष बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी R - A। इसी प्रकार A पॉइंट से लेंगे ना तो ये दूरी जुड़ जाएगी, जैसे O से P तक तो R है, अब उसके बाद में B पॉइंट लेंगे तो घट जाएगी और A पॉइंट लेंगे तो बढ़ जाएगी, तो यहाँ से लेंगे तो A जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? थ्योरी ऊपर लिख चुके हैं, या अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट हम करते हैं। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखो +Q आवेश है ना, देखो मैं ऊपर एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है E वेक्टर, और इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ये इधर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह है तो ये अंदर की ओर होगा। ठीक है, ये जैसे। ठीक है, तो आगे डेरिवेशन पार्ट करेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता KQ/R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/R, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश के कारण A से P की ओर लग रहा है, जैसे E वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से दूरी क्या है? यहाँ पर दूरी की वैल्यू क्या है? R + A, तो ये ले लेंगे R², सॉरी ये R² होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी के बाद -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो तीव्रता यानी कि ये जैसे B पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो इसके कारण अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी नेगेटिव चिन्ह के कारण। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा? KQ/R - A, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी R - A है, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी R + A है, जो ऊपर डायग्राम में मैंने समझा दिया। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये समझने के लिए है। ठीक है, चलो। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
परिणामी तीव्रता लेंगे तो ई वेक्टर बराबर ई ए वेक्टर माइनस ई वेक्टर बी, यानी बी पॉइंट पर विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए पॉइंट पर दोनों का परिणामी यानी डिफरेंस ले लेंगे परिणामी। ठीक है, अब यहाँ पर परिणामी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेंगे तो बी की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू ज़्यादा है। ये ज़्यादा भी क्यों है इसका वैल्यू मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जैसे के क्यू अपॉन आर माइनस ए, अर्थात दूरी में से ये ए दूरी घट रही है, अर्थात जैसे 1/2 है और एक दूरी है 1/4, अर्थात नीचे की जब r प्लस ए होगी तो जैसे इसकी वैल्यू जैसे 5 मान ले तो इसकी वैल्यू 3 मान ले तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 5 + 3 यानी 8 हो जाएगी। यानी इसमें से बड़ा कौन सा है, यही तो है, बड़ा कौन सा है, ये है। इसलिए पहले इसको ले लेंगे परिणामी लेंगे तो, अर्थात हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको पहले लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा और फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये पहले ले लिया, अब के क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से के क्यू कॉमन ले लिया तो 1/r - a का स्क्वायर और माइनस 1/r + a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम देखो, एलसीएम देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1/3 + 1/4, इसका एलसीएम लेना है तो 12 आ जाएगा। 12 क्यों लिया, क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए, जैसे इसमें जाएगा तो 4 और इसमें जाएगा तो 3, यह आ जाएगा 7/12। इसी प्रकार लेंगे इन ये ऐसी संख्या लेंगे जिसमें इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए, सिंपली इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सोचने की बात है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a - b a + b। इसी प्रकार इसको लिख दिया r + a, r - a का क्या लिख दिया, r² - a², स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कैसे। ठीक है, इस सूत्र से। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मैं एक सूत्र लिखता हूँ इसका, a + b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर a की जगह क्या है r और b की जगह a, यहाँ पर रखेंगे तो देखो r² + a² + 2rb, यह आ गया ना, सिंपल। सॉरी, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर a आएगा क्योंकि b की जगह हम क्या लिख रखा है, a लिख रखा है। ये सिंप्लीफाई कर दिया। इसी प्रकार इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये डायरेक्ट ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, मैंने खोल के बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इसको थोड़ा करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2ar + 2ar ये हो जाएगा 4ra। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें एक थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है a से तो a², अर्थात हम ऐसे मान सकते हैं जैसे r की वैल्यू है 20, ठीक है, और a की वैल्यू है 2 मान ले, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसके मान ये है कि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है a² से, यानी 4 से इसकी वैल्यू 400 से बहुत कम है r की वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई ना 400। ठीक है, तो इसको हम 4 को क्या नगण्य ले सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको यहाँ पर नगण्य ले लिया, अर्थात इसको 0 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है ये। अब इसके बाद में KQ/4RA ऐसे कैसे आ गया,
आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 आ गए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद में 2 को इधर लिया है, 2 को इधर, 4a, वही बात है। ये क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ पर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बनाना है, ये इसलिए किया है। हर टर्म का एक एक यूज है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P बराबर Q अपॉन आवेश का परिमाण इंटू प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी इतनी टर्म हो गई द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये आ गई अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। सदिश रूप में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म लगा देंगे और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी डायरेक्शन फॉर्म लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय, अक्षीय का मतलब उसके समान और निरक्षीय का मतलब एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सभी हेडिंग डालेंगे। निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाल लेंगे सभी, ठीक है। अब हम चलते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश क्रमशः +Q और -Q है, वही ऊपर वाले की तरह थ्योरी आ रही है, तथा प्रभावकारी लंबाई 2a है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है या करने के लिए, ठीक है। थ्योरी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम डायग्राम समझते हैं। ये देखो यहाँ पर +Q आवेश है, ये है -Q आवेश, ठीक है। परिमाण में दोनों समान है और प्रकृति में विपरीत है, ठीक है। जब भी तो द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु P पर हमें क्या याद करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी, ठीक है। तो यहाँ से P बिंदु पर दूरी लेंगे L, और यहाँ से भी L, और होरिजन से यहाँ से लेंगे तो R दूरी ले लेंगे, यहाँ तक ये R दूरी आ गई, ठीक है। इसके बाद +Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ये होगी, ठीक है। और -Q के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये नेगेटिव आवेश है, इसके कारण इधर होगी। मैं थोड़ा दर्शा देता हूँ, इधर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके घटक ले लेंगे, घटक ले लेंगे जैसे EA, जैसे सॉरी यहाँ पर घटक ले लेंगे इसके और इसकी, तो ये आ जाएगा EA cos थीटा, इसी प्रकार आ जाएगा EB cos थीटा, ठीक है। और साइन वाला ले लेंगे घटक तो EA sin थीटा, और ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा EB sin थीटा, ठीक है। ये घटक हो गए। अब देखो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता लिखेंगे। एक बार डायग्राम को समझ लेंगे, फिर हम आगे टर्म लिखेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होगी? A से, जैसे A पॉइंट तो ये था और B पॉइंट ये था, A से B की ओर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर, R यहाँ पर क्या है? L है, दूरी क्या है? L है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, देखो ये है, यहाँ पर ये P पॉइंट है, B नहीं है, क्योंकि ये P है, ये A है, तो इधर लगेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A, तो ठीक है। और ये B है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी, ये P है, क्योंकि विपरीत चिन्ह के कारण तो अपनी ओर लगती है, और दोनों समान चिन्ह होंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की तरफ लगती है, ठीक है।
यहाँ तक होगा। यहाँ पर के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर पी से बी की ओर लगेगी। ओके, अब इसके बाद में इसके घटकों को समझेंगे। देखो, ई ए वेक्टर व ई बी वेक्टर को घटकों के वियोजन करने पर घटक ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। सिंपल इसको समझ सकते हैं कि जो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा है ना, ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हो कि जैसे कोई मूवी है, उसमें जो हीरो है वो दो सेम है, तो उसमें क्या होगा कि तो वो दोनों ताकत में तो समान है, वो क्या है, ताकत में तो समान है, लेकिन विपरीत है। विपरीत का मतलब कि एक दूसरे की इन पार्टी अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे को कट पिट के वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे को निरस्त कर देते। इस प्रकार आप मान सकते हो। तो आगे चलेंगे। तथा घटक ई एस कोस थीटा व ई बी कोस थीटा परिमाण में समान व एक दूसरे की दिशा में विपरीत होने के कारण परिणामी तीव्रता। लेकिन जो ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा है ना, वो क्या है कि जो परिमाण में तो समान है और दिशा में भी समान है, एक ही दिशा में होने के कारण उनके क्या होगा, परिमाणी तीव्रता प्राप्त होगी हमें ए से बी की ओर। ए से बी की ओर तो क्या होगा, ई ए कोस थीटा ई बी कोस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम जानते हैं दोनों की तीव्रता परिमाण में क्या होगी, समान है। तो इसमें ई बराबर 2a ई ए कोस थीटा ये आ जाएगा, क्योंकि ई इसमें भी ई ए लिख देंगे तो दोनों का जुड़ के आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद अब इस कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके बाद ये कोस थीटा की वैल्यू है ये हमें निकालनी है। तो हम ऊपर के डायग्राम से चलेंगे। जैसे यहाँ पर तो पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर है ओ पॉइंट, सीधा इससे मिलेगा। तो यहाँ से थीटा, तो यहाँ से हम लाल बटे कक्का इस फॉर्मूले का यूज कर कर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर आधार अपॉन करण। तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओ, ये आधार की वैल्यू आ गई ना, ए ओ अपॉन करण क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से कोस थीटा की वैल्यू निकाल ले। ये थीटा के हिसाब से निकालेंगे, ये 90 हो जाएगा। ठीक है। ये ऊपर वाला नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ये ऊपर उसमें काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 व 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। चलो अब देखो, यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर ये रख दिया। 2 एज इट इज ऐसे कैसे आ गया, इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और इसके बाद में ए अपॉन एल, ये इक्वेशन 4 से ऐसे कैसे रख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एल स्क्वायर और एल बराबर एल क्यूब आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में सूत्र वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, आवेश का परिमाण इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो Q इंटू 2a, यहाँ से इसमें लगाने के बाद के पी अपॉन एल क्यूब, ये हो जाएगा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब इसमें एल की वैल्यू और रख कर, यानी डायग्राम से रख कर और इसे सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ओ ए पी ये हो गया। ठीक है। इसमें ये 90। अब इसके बाद में एक पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हो, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन प्लस में है तो आधार पहले भी ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उसमें कर्ण क्या है, इसमें ए पी है। ठीक है। एल स्क्वायर हो गया
और लंब क्या है, आर, ओपी है, और आधार क्या है, ओ ए है। क्या है, ओ ए है, ए स्क्वायर होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अब इसका एल स्क्वायर था, घात को इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एल स्क्वायर यानी दोनों तरफ सॉरी घात क्यूब करने पर दोनों तरफ क्यूब लेंगे घात, तो इधर भी क्यूब आ जाएगा, इधर भी 3/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गई 6। ठीक है, अब 6 का मान 5 में रखेंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखेंगे, जैसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखेंगे। ठीक है, इसके में रखने के बाद ये आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यह आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऊपर की तरह मान लेंगे आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ए से, तो ए स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे, तो इसको मान लेंगे 0। इसके बाद में आर स्क्वायर ऐसे कैसे का आता जाएगी, के पी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आर स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगी, क्योंकि देखो जैसे कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर है और उसका आप कर रहे हो 3/2, तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्राप्त होगा एक्स क्यूब। इसी प्रकार आर भी क्या प्राप्त होगा, आर की पावर क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है, इसका सदृश रूप लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि अक्षीय में तो पॉजिटिव होगा और निरक्षीय में इन परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इन दोनों का एक पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, कि विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी जैसे एक आवेश है Q प्लस एक आवेश है माइनस Q, तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित एक्स, इससे समान दूरी पर एक्स भी हो सकती है और इससे समान दूरी पर निरक्ष भी हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा ना, जो होगा 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सॉरी, ये चल कैसे नहीं रहा है, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ी 2:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आया। आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष अक्ष, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं, हमने तमाम चीज़ें पढ़ी। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।